बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही थी और 6 माह हो गए हैं लगभग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं और बार बार परेशान किया जाता है। ख़ास तौर पे जो 2 मुलाकातें होती हैं हफ्ते में, उनमें से एक मुलाकात करवा दी जाती है कभी कभी और एक नहीं करवाई जाती। और अलग अलग मुलाकातें जो होनी होती हैं उनको इकट्ठा करके, यानी इमरान खान साहब ने फ़र्ज़ करें कि 4 लोगों से मिलना है और आधे आधे घंटे की मुलाकात है, या 4 मुख्तलिफ ग्रुप से मिलना है, आधे आधे घंटे की मुलाकात है, तो उन सारों को इकट्ठा करके एक ही दफा आधा घंटा बिठा देते हैं। यानी मैं आपको मिसाल के तौर पे ये बता रहा हूँ, ये बात इमरान खान साहब की बहन ने भी बताई है। अब उन्होंने सबके साथ अलग अलग बात कर दी है। सियासी बात अलग होती है, कानूनी बात अलग होती है, फैमिली के साथ अलग बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बजाय इसके कि इमरान खान साहब को सही तरीके से मुलाकातों की इजाजत दी जाए, मुलाकातों को रोका जाता है। ये मामला बहुत सारी दरखास्तों की सूरत में लगभग 100 के करीब दरखास्तें बन गई थी और बहुत सारी अभी इस वक्त लगी हुई थी। तो ये दरखास्तें चली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे इन सबको इकट्ठा कर दिया गया। और क्योंकि मुख्तलिफ जजेस सख्त ऑर्डर्स पास करने वाले थे, जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब के हवाले से वो केस था, उन्होंने अपनी एक ऑफिसर को भिजवाया भी, जो अदालती ऑफिसर है उनको भिजवाया भी कि आप जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उनसे पूछ कर आए। वो मामला भी रोक दिया गया। फिर सरफराज डोगर साहब ने एक लार्जर बेंच बना दिया जिसपे एतराज भी किया गया। बहरहाल वो एक लार्जर बेंच बन गया 3 जजेस का और उसने आज फैसला किया है। इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है वो खोलने का हुक्मनामा जारी कर दिया अदालत ने, लेकिन वहां अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। वहां पे एक शर्त रखी गई है, एक तो मुलाकातें अब इमरान खान साहब की हो सकेंगी, हफ्ते में 2 दिन हो सकेंगी, लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि मुलाकातों को इमरान खान साहब ये बार बार कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग या एक कर्नल के बारे में वो कहते हैं कि वो जेल में बैठा हुआ है और वो मुलाकातों को ऊपर से अहकामात लेकर या तो रोक देता है या करवा देता है, और जो कुछ भी जेल के अंदर होता है उसके लिए जिम्मेदार इमरान खान साहब एक कर्नल को कहते हैं। अब ये मुलाकातों के लिए हुक्म तो जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये कह दिया लार्जर बेंच ने कि मुलाकातें करवाएं इमरान खान साहब की, लेकिन इसको मशरूत कर दिया। अब जो शर्त रखी गई है वो ये है कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे, और ये पहले चीजें तय हो चुकी थी, SOPs बने हुए हैं कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे सियासी लोग, वो बाहर आकर सियासी बयानात नहीं देंगे या इमरान खान साहब जो बातें उनको बताते हैं अंदर, वो बातें जेल के बाहर आकर खड़े होकर नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक शर्त रखी है। सलमान अकरम राजा साहब ने फौरी तौर पर यह शर्त कबूल कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम बाहर आकर बात नहीं करेंगे, आप हमें ये इजाजत दे दें। अब सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं, पहले उनका आप स्टेटमेंट देख लें। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि हम जेल के बाहर आकर जो भी इमरान खान साहब हमें बताएंगे वो नहीं बताएंगे। अडियाला जेल के बाद फौरी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। उन्होंने बाद में स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू की जरूरी नहीं है, या इमरान खान साहब से इन मुलाकातों की बहाली, यानी वो ये पूछ रहे हैं, सवाल की सूरत में उन्होंने पूछा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू जरूरी है या इमरान खान साहब से उन मुलाकातों की बहाली जो अक्टूबर से नहीं हो पाई। बयानिया फौरी रद्द अमल नहीं, सेनेट और कौमी असम्बली मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और हो या टीवी पर मुकालमा हो, सब कुछ मुमकिन है। यानी वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने कहना है या जो हमें बताना है वो अवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जेल के दरवाजे पे खड़े होकर नहीं पहुंचा रहे तो हम थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं, हम किसी और जरिए से बता सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा बयान जारी कर सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जारी करता है। इमरान खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल जो है उसके ऊपर सारी तफसीलात जारी होती हैं। ये भी एक बड़ा आसान तरीका है। उसके ऊपर कदगन नहीं लगाया जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता, ये भी एक तरीका है। हम मिसाली माहौल में नहीं जी रहे। उन्होंने ये कहा बहनों पर कदगन नहीं है, यानी इमरान खान साहब की जो बहनें जाके उनको मुलाकात करेंगी वो बाहर आकर बात कर सकती हैं, अपने भाई के बारे में बता सकती हैं, उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है। ये सियासी लोगों पर या वकीलों के ऊपर यह पाबंदी है कि वो बाहर आकर ये बातचीत नहीं करेंगे। अब ये क्या शर्त जायज है, ये बहस छिड़ गई है। देखिए, सियासतदान सियासी बात करेगा ना। आज तक पेशियों के ऊपर आते हैं सियासतदान, वहां पे अपनी बात करते हैं, सियासी बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब से जो लोग मिलकर आते थे वो कहां खड़े होकर बात करते थे, जहां दिल करता था बात करते थे। आज तक ऐसी शराइत किसी भी सियासतदान के लिए नहीं रखी गई जैसी शराइत इमरान खान साहब के लिए रख दी गई है। यानी जब बेनजीर भुट्टो जेल जाती थी मुलाकातों के लिए, वो हर तरह की बात बाहर आकर करती थी। उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, लेकिन अखबारी नुमाइंदे जो है वो जेल के बाहर मौजूद होते थे, वहां तस्वीरें बनती थी। क्या नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तब ये सब कुछ नहीं होता था? तो इमरान खान के लिए कवानीन को बहुत सख्त किया जाता है, ये बात हम सब जानते हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने हैरान कुन किस्म के जो है मुतालबात शुरू कर दिए अदालत के अंदर खड़े होकर उनके वकील ने। उन्होंने कहा ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई, तुम्हारा क्या ताल्लुक है सियासत से? वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, उसके केस ही सियासी नौयत के हैं, उसको जेल में ही सियासत की वजह से रखा हुआ है।
और वो सियासी ही मुलाकातें हैं तो सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होगी ना। एक सियासतदान है, वो अपनी पार्टी को अहकामात दे रहा है तो वो सियासत ही कर रहा है, और बाहर आकर जो वो अहकामात लोगों को बताएंगे तो ये उसका हिस्सा है। वो कह रहे हैं जी ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई को इंटरव्यूज में भी इमरान खान से मुलाकात के बारे में बताने से रोका जाए, यानी पाबंद कर दें ये किसी टीवी चैनल पे बैठ के या किसी और जगह पे बैठ के भी इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर जो बातचीत होती है वो ना बताएं। ये मुतालबा है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का, यानी पार्टी बना हुआ है भाई। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपके पास जेल में है, उसका एक पॉलिटिकल नुक्ता नजर है, पूरी दुनिया उसको जानती है, पाकिस्तानियों की अक्सरियत उसके साथ खड़ी है, वो बात करता है बाहर आके बताएं ना। बल्कि वो कहते हैं जी आप टॉक शो में जाएं या किसी इंटरव्यू में जाएं, वहां पे भी ये बात ना करें कि इमरान खान साहब से क्या बात हुई थी। तो इस पे जो है वो हम इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकते। जस्टिस सरफराज टोगर साहब ने जवाब दिया, हालांकि पाबंदियां तो बहुत लगा दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा इस लेवल तक नहीं जा सकते। बहरहाल ये शर्त के बावजूद कुछ तनकीद भी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुलाकातें खुल जाती हैं और इमरान खान साहब खुलकर अपने साथियों से बातचीत कर सकते हैं तो फिर ये फौरी तौर पर बाहर आकर रद्द-ए-अमल देने की बजाय ये बाद में भी हो सकता है। अब नईम हैदर पजूता साहब ने दावा किया कि जनाब ये अदालत का हुक्मनामा है, अदालत ने अभी हुक्म दिया है, मेरा नाम बाकायदा मौजूद है लिस्ट के अंदर जिन लोगों ने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर दी और इमरान खान साहब ने बुलवाया हुआ है, तो मैं जाना चाहता हूं, मुझे नहीं जाने दे रहे, मुझे रोक दिया गया। तो अदालत के हुक्मनामे में तो अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अगर अमल दरामद नहीं होगा ना तो अगले 2-4-5 दिन के अंदर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अदालत में चली जाएगी, फिर दरखास्त डाल देगी और यह मामला ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी जानिब नाजरीन, सलमान अकरम राजा साहब को यह हुक्म दिया गया कि वो कोऑर्डिनेटर है इमरान खान साहब के, तो वो नामों की लिस्ट फराहम किया करेंगे इमरान खान साहब से मुशावरत करके कि किसने मिलना है और किसने नहीं मिलना। अब एक लीडर है, उसने जवाब दिया जेल से बैठकर, और ये इमरान खान ही जवाब दे सकते थे और तो किसी में जरूरत है नहीं। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तस्वुर फरोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असल मतलब यह है कि ऐसी रियासत जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निजाम हो और जमहूरी आजादी हो, जहां जाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क और कौम का मफाद मुकद्दम हो, वो होती है हार्ड स्टेट। यानी कानून के साथ हार्ड स्टेट बनती है ना। बड़ा जुर्म करे फिर भी वही कानून, छोटा जुर्म करे फिर भी वही कानून, ताकतवर जुर्म करे फिर भी वही कानून, कमजोर जुर्म करे फिर भी वही कानून, और कानून सबके ऊपर लागू होता है। हार्ड स्टेट में जो है वो इंसाफ होता है, इंसाफ की फराहमी होती है, वो फेस नहीं देखते, वो केस देखते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में उनके हाथ से ज़रा सा भी कंट्रोल जाए। वैसे तो वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इन इलाकों पे वो ज़्यादा अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उसकी कुछ जो है वो स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं, और यहाँ पे वो हमेशा अपनी मर्जी की कठपुतली हुकूमत बनाते हैं। अब मसला ये हो गया कि गिलगित बल्तिस्तान से लगातार वोटरों की बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं। लोग वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि उनके वोटों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया, जैसे कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान के अंदर ये किया गया था। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले नौजवानों के वोटों को उठाकर बहुत बहुत दूर फेंक दिया गया था। यानी कसूर के वोटर को लाहौर में डाल दिया, लाहौर के वोटर को उठा के ननकाना साहब भिजवा दिया, किसी वोटर को उठा के सियालकोट भिजवा दिया, किसी को चीचों की मलियाँ भिजवा दिया। तो वोटरों को इधर उधर कर दिया था बहुत बड़े पैमाने पे। ख़ास तौर पे टारगेट किया गया था नौजवान वोटर्स को। लेकिन वो नौजवान निकले, कई लोग रात को निकले, कई लोग दिन को निकले, और वो पहुंचे अपने अपने एरिया में जाके उन्होंने वहाँ पे खामोशी से वोट डाल दिए। और इतने वोट डाल दिए कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सोच भी नहीं सकती थी। लिहाजा फिर आखिरी जो हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया वो इंतहाई भोंडा और घटिया था पाकिस्तान की तारीख में। इससे घटिया धांधली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की थी, जो फिर उनको करनी पड़ी। फार्म 47 इन्होंने जाली जारी कर दिए। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग ना, इनकी 2-3 चीज़ें आप जहन में रखें। एक तो इनके इलाके बड़े मुश्किल हैं, ये आसान इलाके नहीं है, यहाँ पे आप लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, इन इलाकों में एक इलाके से अगर दूसरे इलाके में आप जा रहे हैं या एक ज़िले से आप दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो आपको बाज़-औक़ात सारा दिन या बाज़-औक़ात इससे भी ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो वो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, बड़ा कठिन रास्ता है। नंबर 3, यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं, यानी इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, तो ये दूर जाके वोट भी नहीं डाल सकते। तो ऐसी हलकों में और ऐसे इलाकों में नौजवान वोटरों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ ये धांधली की गई है, और ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखा गया कि किसका वोट हटाना है और किसका नहीं हटाना। ये कोशिश की गई कि जो वोटर भी इमरान खान को वोट डाल सकता है उनकी ज़्यादा तादाद को मुतासर किया जाए। अब ये लगातार शिकायतें आ रही हैं, ये लोग गरीब हैं और सिर्फ उन वोटरों को सहूलत दी गई है
जो हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा जमातों या उनके उम्मीदवारों को उनकी जानिब से मेंशन किए गए कि जनाब ये हमारे वोटर्स हैं, ये तो यहीं पे रहेंगे, तो वो तो वोटर वहीं पे रहे, लेकिन ये वोटर्स हमारे नापसंदीदा हैं तो ये यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये काम पहले भी किया गया था इलेक्शन में कि बाकायदा PMLN के दफातर में बाकायदा उनके डेरों पे बैठ के ये फैसला किया गया कि किस किस जगह से कितने कितने वोटर निकालने और कौन कौन से वोटर्स निकालने हैं। बाकायदा लिस्टें लाई जाती थी कि जनाब फलानी गली में ये 1500 वोटर है, फलानी जगह पे ये वोटर है, फलानी जगह पे ये इतने वोटर हैं, ये लिस्टें हैं, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कार्रवाइयाँ डाली वोटर लिस्टों के अंदर जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं डली। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी वही गंद मारा जा रहा है, यानी जो खेल बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खेलती रही है वही अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी खेलने जा रहे हैं। यानी मोहरों को इक्तदार में बैठाकर उनके ज़रिए से यहाँ पे हुकूमत की जाएगी, जैसा कि ये पहले भी करते रहे हैं। अगर आप एक फेयर ओपिनियन लें तो गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब लगभग सारी सीटों पे ही जीत जाएंगे। वहाँ पे नौजवान नहीं, खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि तमाम लोग जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। हत्ता कि कैप्टन सफदर की एक वीडियो आती है, वो एक बच्चा उसने हाथ में PTI का झंडा पकड़ा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तो कैप्टन सफदर उससे ज़बरदस्ती नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है और शर्मिंदा भी नहीं हो रहा। यानी हर तरफ जहाँ जाते हैं ना, बच्चों की ज़बान पे, बड़ों की ज़बान पे इमरान खान है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के बड़े गयूर लोग हैं, कश्मीर के बड़े गैरतमंद पाकिस्तानी हैं। ये लोग किसी सूरत भी गलत जगह पे वोट नहीं डालेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। देखिए आज एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पे जुल्म कर रही है, अगर किसी और पे कर रही होती है तब भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मजालिम से तंग है। उन्होंने जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ किया उन चीज़ों से बहुत नाला है, लिहाजा इनका वोट इमरान खान की तरफ ही जाएगा। लेकिन अब जिस किस्म का धांधली का बंदोबस्त किया गया है या जिस तरीके से सारा कुछ किया जा रहा है, कोशिश तो पूरी की जाएगी अपने मोहरों को लाकर बिठाया जाए। कश्मीर में अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इस पर एक स्टेटमेंट भी दे दिया, क्योंकि आपको याद होगा जब कश्मीर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी थी तो उन्होंने कहा था कि वो 12 सीटें जो बाहर से जीत कर उम्मीदवार आ जाते हैं, जो कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं होता, वहां पे 2 नंबर तरीके से लाहौर में इलेक्शन करवाया जाता है, पंजाब में वहां से 10 सीटें निकाल लेते हैं, एक KP से निकाल लेते हैं, एक सिंध से निकाल लेते हैं। तो इन 12 नशिस्तों के जरिए से कश्मीर में हुकूमत बनाने का तनासुब ही तब्दील हो जाता है। यानी कश्मीर में टोटल 53 लोग होते हैं, सारे मिला मिलू के जो आपकी बाकी सीटें मखसूस होती हैं वो भी आप मिला लें तो कर करा के इतने लोग बनते हैं। इसमें 12 लोग बहुत अहम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इनकी। तो जॉइंट एक्शन कमेटी जो थी कश्मीर की, उनका एक सबसे देरीना और मेन मुतालबा ये था कि आइंदा कश्मीर के अंदर जो भी हुकूमत बने वो कश्मीरियों के वोटों से बने, जो लोग कश्मीर से बाहर चले गए उनके वोटों से ना बने। भाई अब जो लोग लाहौर में रहते हैं वहां पे धांधली करके 2 नंबर तरीके से ये वोट इकट्ठे करके अपना हुकूमत बना लेते हैं डंडे के जोर के ऊपर। यानी बाहर से अपनी 10-12 सीटें जीत कर आ जाते हैं, कश्मीरी अगर इनको रिजेक्ट भी कर दें तो फिर भी इनको, अच्छा ये सीटें एक और बात याद रखिएगा, ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों की है, ये जम्मू के इलाकों की है, वहां की सीटें जिनको यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा किया हुआ। इस तरह तो फिर आप ये इलेक्शन बरतानिया में भी करवाएं। अगर कश्मीरी किसी जगह पे रहते हैं और उन्हें वोट डालने का हक है आज़ाद कश्मीर के बाहर भी, तो फिर आप बरतानिया में करवाएं, 5-6 सीटें यहाँ पे भी लेकर आएँ। यहाँ तो ज़्यादा बड़ी तादाद में कश्मीरी जो हैं वो बसते हैं। यूरोप में ले जाएं, वहाँ पे 2 सीटें दे दें, और ममालिक में ले जाएं, कोई 10 सीटें आप पाकिस्तान के अंदर आपने रखी हुई तो 10 सीटें आप पाकिस्तान के बाहर भी रखें, 10-12 सीटें, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे धांधली करना भी मुश्किल होगा। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी का जो सबसे मेन मुतालबा था वो तस्लीम नहीं हुआ और राणा सनाउल्लाह ने कहा जनाब इनके जो तनासुब से यहाँ से हम जीतेंगे ना, उससे हम अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएंगे। यानी उन्होंने इस स्टेटमेंट में 2 बातें क्लियर कर दी। नंबर 1, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सेक्टर कमांडर, इन सब की पूरी सपोर्ट के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की पूरी सपोर्ट के बावजूद, पूरे सिस्टम की मदद हासिल करने के बावजूद पीपल्स पार्टी और PMLN इस पोजीशन में नहीं है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर सारी सीटें जीत जाएं या वो अपनी आसानी के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं। इसके लिए उन्हें वो 12 सीटें चाहिए होंगी जो आज़ाद कश्मीर के बाहर से लोग मुंतखब होकर आएंगे, और इन्हीं लोगों के जरिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना घिनौना खेल हर मरतबा खेलती है, और इस मरतबा भी यही किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी के पास टाइम बहुत थोड़ा है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बता दिया गया कि आपने ज़्यादा खापरोला नहीं डालना, हमने ये 2 जगह आपको नहीं देनी। तहरीक इंसाफ को बाकायदा आगाह कर दिया गया है, जो लोग राब्ते में रहते हैं, कि जनाब ये 2 जगह तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको दें, क्योंकि ये हमने उन्हीं को देनी है जिन्हें हमने वफाक में इक़्तिदार में बैठाया हुआ अपने साथ,
उन्हीं लोगों को हम ये 2 इलाके देंगे, आज़ाद कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी। आप इलेक्शन लड़ें, जो मर्जी करें, लेकिन आपने ज़्यादा रौला नहीं डालना। ज़बानी बयानात वगैरह आप देने, लेकिन आपसे ये हुकूमतें हम आपको नहीं बनाने देंगे। ये बात उनको बता भी दी गई है और इसकी तैयारी भी कर दी गई है। लेकिन अब डिपेंड करता है यहाँ के अवाम के ऊपर कि कश्मीर के अवाम क्या करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम क्या करते हैं। वैसे तो जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई नया सानहा खुदा न खास्ता करवा देगी पाकिस्तान में, जितनी तेजी से यहाँ पे गंद मारा जा रहा है। अब नाज़रीन, इसाक डार साहब ने अमेरिका में जाके एक स्टेटमेंट दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने। जरा पहले आप स्टेटमेंट सुने, फिर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। डार साहब कहते हैं जी, अपने वतन से मोहब्बत का सबूत दें और अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा। तो मेरे चंद छोटे छोटे सवाल हैं डार साहब से। नंबर 1 ये कि डार साहब के अपने पैसे किधर हैं, डार साहब के अपने बच्चों के पैसे किधर हैं, इन्होंने दुबई में कितनी इन्वेस्टमेंट की है और बाकी जगहों पे कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है, और कितना पैसा इन्होंने दूसरे मुल्कों में लगाया और क्यों लगाया, और वो पैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाते, और कब वो पैसा डार साहब और उनकी फैमिली लेकर पाकिस्तान में आएगी। पहले तो इस सवाल का जवाब दे दें। दूसरा, वो बताएं कि उनकी जो अपनी लीडरशिप है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उनके बच्चे, इनके पैसे कहाँ पे हैं और ये कहाँ पे कारोबार करते हैं, और इनका कितना कारोबार कितने देशों में फैला हुआ है, और किस किस बड़े आजम पे इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज के अंदर जाके ये ढीठों की तरह रहते हैं। तो भाई, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं अपना माल लेकर पाकिस्तान में आ जाओ, और आप पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, चाहे आपकी जाली हुकूमत है, लेकिन आप अपना माल लेकर पाकिस्तान में नहीं आ रहे, बल्कि आप लगातार माल पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करते रहते हैं। तीसरा सवाल मेरा इनसे यह है कि पाकिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल क्या है, इंसाफ की सूरत हाल क्या है। क्या पाकिस्तान में ये ओवरसीज पाकिस्तानी अपने माल के साथ आएंगे तो महफूज रहेंगे। आज मैं जिस ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलता हूं वो कहता है जी हमारा पहले दिल करता था पाकिस्तान नहीं जा रहे। अब मैंने कहा जी क्यों नहीं जा रहे, अक्सर पूछता हूं मैं कहा यार हम तो फंसे हुए, हम नहीं जा नहीं पाते, हमारा तो दिल करता है हम चले जाए पाकिस्तान, तो तुम लोग तो जाओ, तुम लोग क्यों नहीं जाते, चक्कर लगा के आया करो। वो कहते जी पहले जाते थे, अब दिल बहुत बुरा होता है, जितना जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, जितनी मायूसी पाकिस्तान में फैली हुई है, जितने गम और तकलीफें हैं, आसपास लोग बेचारे भूखे हैं, तो अब हम जाते हैं तो हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता, हम छुट्टी मनाने के लिए कहीं और चले जाते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी अक्सरियत ने मुझे ये बातें बताई हैं। वो कहते जी हमारे बच्चे अब जाना नहीं चाहते, वो ये कहते हैं जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ बहुत जुल्म है, वहाँ तो इंसानों को मार देते हैं, अमनो अमान भी नहीं है। तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे पैसा लेकर आए, आपने वहाँ पे अमन नहीं छोड़ा, इंसाफ नहीं छोड़ा, इनके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। यहाँ पे तो लुट मार है पाकिस्तान के अंदर, इदारे आकर लूट लेते हैं, सिस्टम के अंदर जो है वो खांचे लगाए हुए हैं जगह जगह पे, हर जगह पे लुटेरा बैठा हुआ है, इट पुटो लुटेरा निकल आता है। तो इनके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी जब जब पैसा लेकर आए, कई मरतबा लोगों के पैसे डूबे, या बेशुमार मिसालें हैं। लोगों ने बताया कि जनाब वो पैसा लेकर पाकिस्तान गए थे, बड़ी मुश्किल से निकल के आए जनाब, उत्ते काम नहीं हो सकता। तो आपने कारोबार वाला माहौल ही नहीं बनाया हुआ। पाकिस्तान से लोग पैसा ले लेकर बाहर भाग रहे हैं, वो जाके ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं जी पैसा लेकर पाकिस्तान में आ जाओ। भैया आप उन्हें कोई वजह तो बताएं ना कि वो क्यों आ जाएं। देखिए आना चाहिए पैसा, पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, लेकिन कोई उसकी आप कोई ग्राउंड बनाएं, उसकी कोई पॉलिसी ऐसी बनाएं, कोई इंसाफ फराम करें, कोई अमनो अमान फराम करें, कोई स्टेबिलिटी लेकर आए पाकिस्तान के, अवाम की मुंतखब हुकूमत लेकर आए, अदलिया अपना काम कर रही हो, इदारे सारे अपना काम कर रहे हो, अमनो अमान हो पाकिस्तान में, हालात अच्छे हो पाकिस्तान में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो पाकिस्तान में, तो लोग आ जाएंगे, लोग जरूर आएंगे। आप सहूलत देंगे, लोग जरूर आएंगे, लेकिन इस तरह नहीं आएंगे कि आप मुंह से जाकर कह देंगे कि जनाब मैं तो अपना पैसा लेकर निकल गया हूं पाकिस्तान से, तो तुम अपना पैसा लेकर पाकिस्तान में आ जाओ। सारे लोग हमारी तरह पागल नहीं होते। मैंने पाकिस्तान में अपनी एक भी चीज नहीं बेची, मेरा सारा कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ही था, वहीं पे मैंने वापस जाना है, वहीं पे उसी मिट्टी में मैं जाऊंगा, और वही मेरा मुल्क है, मुझे उसी मिट्टी के हवाले किया जाएगा। मैं उस मुल्क का मालिक हूं और वो मुल्क मेरा है, हम सबका है। तो हर कोई ऐसे नहीं होता, लोग सोचते हैं लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, सब दीवाने नहीं होते। तो लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, आपको यहां माहौल बनाना पड़ेगा। और दूसरा, एयरपोर्ट्स के ऊपर तो आप इनको इज्जत नहीं देते, वोट का हक आपने इनको दिया नहीं हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे आपको चाहिए। जब इमरान खान ने कहा और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि जनाब हमें वोट का हक दिया जाए, तो आपने उन्हें वोट का हक ही नहीं दिया। वो वोट तो डाल नहीं सकते, पैसा आपको उनका चाहिए। मैं अभी यहाँ बरतानिया में आया हूँ और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे वोट डालने के लिए वो आ गया लेटर कि आप वोट डालने आगे। मेरा वोट बन गया, मैंने एक यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर ही उसको मैंने खोला लिंक को, उन्होंने कहा ये इन्फॉर्मेशन आप इसमें डालें, मैंने वो इन्फॉर्मेशन डाली, मेरा वोट बन गया, मैं जाकर वोट डाल के आ गया। और बिल्कुल जिसको मैंने वोट डाला उसी को निकला वोट, बड़े आराम से। कोई वोट चोरी नहीं हो रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, बड़े आराम से गए। कोई वहां पे जनाब फौज नहीं खड़ी हुई थी, कोई निजाम खराब नहीं हो रहा था, कोई बैलेट बॉक्स से लेके नहीं भाग रहा था, कोई अन्नी नहीं पड़ी हुई थी। लोग आ रहे थे ऐसे सेलिब्रेशन के अंदाज में,
हेलो हाय करते थे, जाके अपना अपना वोट डालते थे, वोट डाल के वापस चले जाते थे गुड बाय कह के, इतने आराम से। यानी मैं यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूं, मैं तो अभी आर्थिक तौर पे यहाँ पे रह रहा हूं, मुझे भी वोट डालने का उन्होंने हक दिया और आपने अपने पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक नहीं दिया। एयरपोर्ट के ऊपर आप उन्हें तंग करते हैं, रिश्वत उनसे ली जाती है, हर जगह उन्हें परेशान किया जाता है, और फिर आप कहते हैं जनाब कि वो आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करें। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर जंगी सूरत हाल ना होती ना तो वजीर आजम बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देते हैं अवाम को। राणा साहब को 4-5 साल से तो जंग नहीं लगी हुई ना, 4 साल से ज्यादा आपकी हुकूमत को हो गए। जंग तो 2 महीने 3 महीने की कहानी है सारी। उससे पहले कौन सा ऐसा रिलीफ दिया गया अवाम को? बल्कि जितना थोड़ा बहुत अवाम के पास रिलीफ था वो सारे रिलीफ आपने छीन लिए। हत्ता कि छोटी छोटी चीजें, बहुत ही यानी इतनी छोटी चीजें हैं कि बेमानी लगती हैं बाज़-औक़ात, कि पनाह गाहें गिरा देना, उन्हें खत्म कर देना, लंगर खाने खत्म कर देना, हेल्थ कार्ड हर आदमी की जेब में था उसको खत्म कर देना, ये बहुत घटिया और छोटी चीजें थी, ये भी की गई। यानी आम आदमी को जो रिलीफ किसी तरह मिला हुआ था पिछली हुकूमत में या उससे पिछली हुकूमत में, वो सारा भी छीन लिया इन्होंने। और अब ये कहते हैं कि रिलीफ पैकेज अनाउंस करते, कैसे करते? ये जंग अमेरिका की